जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विद रेफरेंस टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, आर्टिकल 368 in part 20 of the constitution deal with the power of parliament to amend the constitution and the procedure to be followed. Second, amendment bill of the constitution can be introduced either in the lower or upper house of the parliament or in a state legislature. Third, amendment bill can be introduced only by a minister with the prior permission of the president. Fourth, president can neither withhold his assent nor return the constitutional amendment bill to the parliament. We have to identify the correct statement. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या 1 and 4 only. तो करेक्ट आंसर है इसका 1 and 4 ओनली, क्योंकि जो संविधान संशोधन है, जो आपका भाग 20 आर्टिकल 368 के अंडर आता है, ठीक है, वो बेसिकली आपका सिर्फ पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, अपर हाउस या लोअर हाउस। अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी आपका लोकसभा, परंतु स्टेट लेजिस्लेटर में वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और अमेंडमेंट जो बिल है वो मिनिस्टर के द्वारा भी या निजी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, और इसमें प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और आपकी स्टेटमेंट 1 and 4 आपकी सही हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was selected as the temporary president of the Constitutional Assembly? गोपीनाथ बारदोली, अलादी कृष्णा स्वामी, जीवी मावलांकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो आपके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी की फर्स्ट मीटिंग आपकी दिसंबर 9, 1946 को हुई थी। फिर अकॉर्डिंग टू दी फ्रेंच प्रैक्टिस, उसमें क्या होता है आपका कि जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और उसके बाद जो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, ये आपके जो नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड प्रेसिडेंट होते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर बाकी सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है या हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें भी ऐसे ही होता है कि जो वरिष्ठतम सदस्य है उसको अस्थाई आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है। फिर जो अस्थाई जो प्रेसिडेंट है उसको प्रोटम स्पीकर भी हम लोग कहते हैं। फिर वो आपका जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट है उनको शपथ दिलवाता है, फिर वो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट जो है बाकी सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए असेंबली के, और इसके साथ ही 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की कार्य संचालन के लिए। तो गोपीनाथ बारदोली आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया इन असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी से संबंधित थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आपके क्रेडेंशियल कमेटी से, और जीवी मावलांकर जी जो थे आपके कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित थे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन द गोलकनाथ केस 1967, the constitutional validity of certain state act inserted by the 17th Amendment Act was challenged. Second, the question of amenability of the fundamental rights was first discussed in the Shankari Prasad case. We have to identify the correct statement. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है both 1 and 2। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके बेसिक्स को। ये केसेस हैं जो शंकरी प्रसाद केस, फिर गोपालनाथ केस, फिर गोलकनाथ केस, फिर आपका केशवानंद भारती केस। तो ये तीनों केसेस इंटर रिलेटेड हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो
जो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति है उसको संविधान जैसे आपका 1950 में पूर्णतः लागू हुआ था, उसके बाद ही जब आपका राइट टू प्रॉपर्टी को आपको अमेंड कर दिया गया या कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया था 1951 में, तो उसी टाइम इसको चैलेंज किया गया और उसी मामले को कहा जाता है शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, कि संविधान की जो संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसकी वैधता जांच करने के लिए। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस आपका इससे रिलेटेड था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि पार्लियामेंट के पास जो है संविधान को संशोधन करने की शक्ति अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडेड है। ठीक है, संसद में निहित है और इसी तरह वो फंडामेंटल राइट को संशोधित कर सकती है। तो इस शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। ठीक है, अब दूसरा केस गोलकनाथ केस फिर 1967 में आया। इसमें क्या हुआ था, आपका जो 17th अमेंडमेंट एक्ट था, गोलकनाथ केस आपका 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 से संबंधित है, जिसमें क्या था कि कुछ राज्यों के द्वारा 9th शेड्यूल में जो है आपका कुछ एक्ट्स ऐड किए गए थे। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो ट्रांसडेंसेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट उनको कम या उनमें चेंजेस नहीं कर सकती। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आर्टिकल 13 के अंदर एक विधि है, और अगर एक ऐसी कोई भी विधि जो उस विधि को समाप्त कर दिया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन ये दिया कि फंडामेंटल राइट में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर पार्लियामेंट संसद को भी इस पर रिएक्ट करना था, क्योंकि तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के पक्ष, इस जजमेंट को संदर्भ में लेते हुए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में निकाला। इस एक्ट में क्या कहा गया कि इस एक्ट में बेसिकली आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड किया गया और कहा गया कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है। किसकी शक्ति है? फंडामेंटल राइट को कम करने की या उन्हें चेंज करने की अंडर आर्टिकल 368, और ऐसी कोई भी विधि जो है अमान्य नहीं करार दी जाएगी अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट केस आता है। नेक्स्ट केस था 1973 का केशवानंद भारती केस। इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण गोलकनाथ के निर्णय को अपना ओवर रूल कर दिया। ठीक है, इसमें कहा गया, इसमें जो आपका ये अमेंडमेंट लाया गया था 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 संसद के द्वारा, इसको वैध ठहराया गया। ठीक है, और कहा गया कि पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास फंडामेंटल राइट को चेंज करने की या समाप्त करने की शक्ति है। ठीक है, तो इस केस में केशवानंद केस में एक बात तो ये कही गई। दूसरी बात साथ ही ये कहा गया कि संसद में बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत स्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना को चेंज करने की शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करेंगे तो उस विधि को अमान्य करार दिया जाएगा। तो ये आपके 3 केसेस थे, शंकरी प्रसाद केस 1951, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट, लिमिटेड amending power of the parliament is one of the basic feature of the constitution. Second, parliament can expand its amending power so as to acquire for itself right to repeal, abrogate the constitution or to destroy its basic feature. Third, separation of power between the legislature, executive and the judiciary is one of the basic structure of the constitution. We have to identify the correct statement. 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. ठीक है, तो आप लास्ट क्वेश्चन में हमने जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट के पास बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है और
सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आपने केशवानंद भारती केस में 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहा जा रहा है? बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर आपका संविधान में मेंशन नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट अपने वेरियस निर्णयों के द्वारा निर्धारित करती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट गिवन है आपको, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आती हैं। ये 10 इस स्लाइड में और 10 आपके इस स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं। तो इनको पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is are functions of National Commission of Forest Scheduled Tribe? First, measure to be taken for conferring ownership right in respect to minor forest produce to the STs living in forest area. Second, measures to be taken to reduce and ultimately eliminate the practice of shifting cultivation by tribals. So you have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये सभी फंक्शंस आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर आते हैं। कुछ और फंक्शंस आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको इस स्लाइड में गिवन है। ठीक है, ये सभी फंक्शंस आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका ऑप्शन में था एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये किस लिए किया जाता है? ताकि आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है बेसिकली कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो लैंड के एक पैच को जलाकर उस पर खेती करते हैं, फिर कुछ समय बाद इस पैच को छोड़कर फिर नेक्स्ट पैच पे चले जाते हैं, फिर इसको स्लैश एंड बर्न करके खेती करते हैं, फिर अगेन ऐसे ही साइकिल ये चलता रहता है। और इससे क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है और लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का फंक्शन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विद रेफरेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-1964। द सीवीसी इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी nor a statutory body. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो correct answer would be one only. तो CVC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसकी स्थापना आपकी बेसिकली 1964 में की गई थी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। ठीक है, और संथानम कमेटी आपकी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से संबंधित थी। ठीक है, तो शुरू में आपकी न तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और न ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, परंतु यहाँ पे शुरू में नहीं लिखा गया या मूलभूत नहीं मेंशन है इस ऑप्शन में। बाद में 2003 में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया और सीवीसी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अर्थ होता है कि जो संविधान में जिसका मेंशन किया गया हो, और स्टैट्यूटरी बॉडी का अर्थ हो कि जो उसको किसी विधि द्वारा या किसी एक्ट द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित किया गया हो। तो शुरू में जो है सीवीसी न तो संविधान में मेंशन थी और न ही इसको किसी एक्ट के द्वारा लाया गया था, परंतु 2003 में सीवीसी को एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया, तब इसे अभी करंटली इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस है। ठीक है, और कुछ जानते हैं मेंबर जो सीवीसी के होते हैं वो आपके 4 साल के लिए या 65 ईयर्स की एज तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a constitutional body. Second, the commission consists of a chief information commissioner and not more than 6 information commissioner. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो करेक्ट आंसर है इसका नाइदर वन नॉट टू। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत 2005 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अंडर दी एक ऑफिशियल गैजेट के। तो ये ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और इसमें आपका सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होंगे इसमें आपके एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 से अधिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। और ये जो आपके इनका अपॉइंटमेंट जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किस
एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे, और इस कमेटी को हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, और उसमें और सदस्य होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग के बारे में है ये क्वेश्चन। फर्स्ट, द कैग इज अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। सेकंड, द कैग होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, whichever is earlier. Third, the CAG is eligible for further office either under the government of India or of any state. Fourth, the salary and the other services condition are determined by the president. Which of the statement given above is are correct? 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 2 only, क्योंकि कैग का अपॉइंटमेंट आपका कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के द्वारा नहीं होता है। कैग का अपॉइंटमेंट आपका जो है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, जैसा कि प्रोसीजर संविधान में निहित है। और जो कैग को हटाया भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सेम उसी बेसिस पे कैग को हटाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका कैग जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद नहीं धारण करता है, जबकि उसका अपॉइंटमेंट उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उसको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। और उसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल उसका होता है आपका, सेकंड ऑप्शन में आपका दिया था 6 years और अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ 65 years, जो भी पहले आ जाएगा। ठीक है, और कैग जो है आपका इज़ नॉट एलिजिबल, यहाँ पे लिखा गया एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। ठीक है, और जो सैलरी एंड अदर सर्विसेज हैं वो आपकी बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो सैलरी होती है वो उच्चतम न्यायालय के जज के बराबर होती है। ठीक है, और एक आफ्टर अपॉइंटमेंट इनकी सैलरी में किसी भी प्रकार का आपका चेंजेस नहीं किया जा सकता है कैग में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्यों दी गई हैं? ताकि कैग अपना कार्य निष्पक्ष तरीके से कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन? फर्स्ट, द फाइनेंस कमीशन इज quasi judicial body. Second, the finance commission consists of a chairman and 4 other members who are appointed by the president. Third, the chairman and members of the finance commission are eligible for reappointment. We have to identify the correct statement. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 and 3। ये सभी स्टेटमेंट आपकी फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के संदर्भ में सही है। फाइनेंस कमीशन आपका अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280, और ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, यानी अर्धन्यायिक कार्य हैं इसके। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और इनका जो कार्यकाल है वो संविधान में मेंशन नहीं है, वो प्रेसिडेंट के स्वविवेक पे छोड़ दिया गया है, और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो बाध्यकारी नहीं है गवर्नमेंट पे। ठीक है, वो सरकार पे निर्धारित करता है कि वो उसकी रिकमेंडेशन को अपनाए या नहीं अपनाए। ठीक है, यूजली इनको एज इट इज़ लागू कर दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूपीएससी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट, द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 members अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Second, in the case of misbehavior, President can refer the matter to the Supreme Court for an inquiry, but advice tender is not non-binding on the President. Third, the salaries, allowance, and pension of the chairman and members of the UPSC are charged on the contingency fund of India. We have to identify the correct statement. 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, नन ऑफ दी अबव। यूपीएससी के संदर्भ में कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं क्यों करेक्ट नहीं है। तो यूपीएससी जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एक चेयरमैन होता है और उतने ही मेंबर जितने प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किए जाएं। ठीक है, यूजली जो है यानी इसकी संख्या संविधान में बताई नहीं गई है, तो प्रेसिडेंट के 100 विवेक पे छोड़ दी गई है। तो यूजली जो इसमें 9 से लेकर 11 मेंबर आपके होते हैं इंक्लूडिंग दी चेयरमैन। ठीक है, और प्रेसिडेंट इनको हटाने का जो प्रावधान है वो प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है, चेयरमैन आपके यूपीएससी के चेयरमैन को ऑन दी बेसिस हो अगर वो दिवालिया हो गया हो या बैंकरप्ट हो गया हो। ठीक है, अगर वो किसी और
और किसी एक्टिविटी में संलग्न हो जिसमें उसे अतिरिक्त आपकी पे मिल रही हो, ठीक है, और एक्सेप्ट फॉर इस ड्यूटीज़ के अलावा। थर्ड है कि अगर वो मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम डिक्लेयर कर दिया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा। तो एक 3 क्राइटेरिया तो आपके ये हैं। तो एक और आपका एडिशन में क्राइटेरिया ये है कि अगर उसको मिसबिहेवियर के लिए दोषी करार दिया जाता है, कदाचार के लिए, ठीक है। तो बट कदाचार के लिए क्या होगा कि इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट को ये मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट अगर इंक्वायरी के बाद ये निर्धारित करती है कि इसको रिमूव किया जाए, तो आप प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा, चेयरमैन या मेंबर को, ठीक है। और ये जो सलाह होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो आपकी बाइंडिंग इन नेचर है। तो ऑप्शन में आपको नॉन बाइंडिंग लिखा गया था, ठीक है। और जो इसका एक अदर ऑप्शन जो था वो ये था कि एंटायर एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन जो है चेयरमैन एंड मेंबर की यूपीएससी के, वो आपकी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर आएगी, ठीक है, यानी भारत की संचित निधि के अंदर, राइट। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।